नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हो कि मेरे सामने यहाँ पर आपके पीछे मैप लगा रखा है। अपन ने मैप ऑफ लक्षद्वीप। तो बनी बात है, अपन लक्षद्वीप पर बात करने वाले हैं, उससे चलते इश्यूज पर बात करने वाले हैं। आखिर क्या हुआ ऐसा कि 36 आइलैंड का ये द्वीप, माफ कीजिएगा, जो कि अब 35 हो चुका है। अब आप सोचेंगे सर 36 आइलैंड का द्वीप था, आर्किपेलागो कहते हैं इसे, तो ये इंग्लिश में, और ग्रुप ऑफ आइलैंड कहते हैं हिंदी में। तो 36 का था 35 कैसे हो गया? क्योंकि 36 पहले थे, अभी 35 है। एक डूब गया इसका, पराली नाम का एक द्वीप, एक आइलैंड जो था लक्षद्वीप का, वो अब समुद्र में डूब गया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र का लेवल बढ़ा और इसका एक द्वीप डूब चुका है। और एक ही द्वीप नहीं डूबा है, लगभग 5 डूब चुके हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब इन 36, तो अब 36 तो नहीं है, अब तो 35 है, क्योंकि एक डूब चुका है तो उसका नाम याद रखेंगे, पराली नाम का है वो जो डूब गया है, ठीक है। और अब जब 35 बचे तो 35 में से कितने हैं, जितने में लोग रहते हैं, तो सिर्फ 10 हैं इनहेबिटेड, जिसे कहते हैं। 10 आइलैंड ऐसे हैं जो इनहेबिटेड हैं और 17 अनइनहेबिटेड है, मतलब उनमें लोग नहीं रहते हैं। अगर आप देखोगे तो इसकी कोई राजधानी आपसे पूछे तो बनी बात है, वो क्या है? कावारत्ती है। ये दिख रहा है आपको, कावारत्ती, ठीक है। और ये मालाबार कोस्ट, जो कि केरल से लगता है, मालाबार कोस्ट, ये जो है ना, ये इतना, ये केरल है, जो हरा हरा दिख रहा है आपको, ये इसका मालाबार कोस्ट है। और ना मालाबार कोस्ट में यहाँ पर ये आता है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस इसी से इसकी दूरी नापी जाती है। और करीब करीब केरल से इसके जो आइलैंड है ना, अगर सारे अपन देख लें तो 200 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक का है। जैसे मान लो ये वाला जो दिख रहा है 287 किलोमीटर है, तो कावारत्ती आपको 404 किलोमीटर दिखेगा। मतलब केरल से इसकी दूरी ये है। लेकिन आप एक चीज ध्यान सुन लो, इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब आप कहीं और से इसमें नहीं पहुंच सकते हो। आपको अगर पहुंचना है ना यहाँ, तो या तो आपको शिप लेनी पड़ेगी कोच्चि से, या तो यहीं से आपको जो है एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और ये आपको सीधे, और ऐसा नहीं कि किसी भी आइलैंड में उतार देगा आपको। अगर आपने एयरपोर्ट से उड़ान भरी है तो ये सीधे आपको अगात्ती नाम के इनके आइलैंड पे पहुंचाएगा, क्योंकि अगात्ती पे ही है लैंड जहां पर हो सकता है। इसके अलावा और कहीं पर भी कोई लैंडर उपलब्ध नहीं है, ठीक है दोस्तों। मतलब, और एक चीज, इसकी जो राजधानी है कावारत्ती, इसका जो नियंत्रण है वो कौन करता है? उसका नियंत्रण करता है ये कोच्चि, यानी कि केरला इसका नियंत्रण करता है, उसकी देखरेख में होता है ये सारा काम। अब यहां पर, और सबसे बड़ा इसका, मान लो कोई आपसे पूछ ले कि आइलैंड कौन सा है, तो उसका सबसे बड़ा आइलैंड है एंड्रोट। करीब करीब 4 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ये फैला हुआ है। अब ध्यान सुनिएगा, 4 किलोमीटर स्क्वायर है, और लोग यहाँ पर, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, है ना, प्रफुल्ल पटेल साहब, वो यहाँ पर भैया स्मार्ट सिटी और बड़े बड़े हाईवेज और बड़े बड़े जो है वो चीजें बनाना चाहते हैं। तो यहां पर मुमकिन कैसे है वो अपन बात करेंगे, ये क्यों इतना विरोध हो रहा है इनकी चीजों को लेकर के। अब एक चीज ध्यान रखिए, कोई आपसे पूछे कि यहाँ की भाषा कौन सी है, तो मलयालम है। मलयाली जो लोग ज्यादा बोलते हैं, माही वगैरह और हिंदी वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन वो मिनिकॉय में बोलते हैं। मिनिकॉय सबसे दूर आपको दिख रहा होगा, सबसे फार का आइलैंड है इसमें। सबसे नीचे की तरफ जो है मिनिकॉय है, सबसे ऊपर की तरफ जो है चेटलात है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो एंड्रोट है, दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मिनिकॉय है। ये आपको ध्यान रखना है। अगात्ती में मैंने आपको बता दिया कि इसका एयरपोर्ट है मौजूद वहां पर, कावारत्ती इसकी राजधानी है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस तरह से अभी आपने देखा, मैंने क्या कहा आपको, मलयालम यहाँ की भाषा है ना, और मुस्लिम बहुल्य देश है भाई। मुस्लिम बहुल मतलब ये हमारा यूनियन टेरिटरी है एक। हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उनमें से याद रखिए कि आपने कभी कभी सुना हो किसमें, कुछ में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अलॉट होते हैं और कुछ में एडमिनिस्ट्रेटर अलॉट होते हैं। ये उन टेरिटरीज में आता है, उन यूनियन टेरिटरीज में आता है जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रखे जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे किसी यूनियन टेरिटरी के, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, सबके सबको अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर रखे जाते हैं। बाकी 5 की जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें कौन रखे जाते हैं? उनमें रखे जाते हैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। जैसे कि आपने देखो, एक तो लक्षद्वीप हो गया, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर है। इसके अलावा आपके दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, है ना। अब वो एक हो गए हैं, पहले वो अलग अलग थे, है ना। दमन एंड दीव पहले अलग था और उसकी राजधानी थी दमन, और दादर एंड नगर हवेली वो अलग था, उसकी राजधानी थी सिलवासा। अब दोनों को मिला दिया गया है। मिलाया कब गया है? 26 जनवरी 2020 को, अभी गणतंत्र दिवस पे इनको मिला दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। और अब उसका नाम हो गया है दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव पूरा। और अब आप बोलेंगे सर इसकी राजधानी कैसी है, कौन सी है? तो अब इस पूरे की राजधानी हो चुकी है दमन, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। अब उसकी एक ही राजधानी है, वो दमन नाम की हो गई है। आप समझ गए ना। उसमें 3 जिले आते हैं दोस्तों। और ये जो आप पहले सुनते थे ना दादर एंड नगर हवेली, अब वो सिर्फ एक जिला है उसमें। तो पूरे उस यूनियन टेरिटरी में एक ही है। और उसके भी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? उसके भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो है प्रफुल्ल पटेल। समझ गए? प्रफुल्ल पटेल कौन है? प्रफुल्ल पटेल वो है भैया जो गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो वहां के होम मिनिस्ट्री को संभालते थे, ठीक है। फिर बाद में उनको जो है दादर एंड नगर हवेली का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था।
और जब ये अलग अलग थे, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, तो दादर एंड नगर हवेली के भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल थे और दमन एंड दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल थे। और जब इनको मिला दिया गया तो और नाम रखा गया यूनियन टेरिटरी का कि दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, तो इसके पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी प्रफुल्ल पटेल ही बने। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात देखिए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मैंने आपसे कहा ना 8 यूनियन टेरिटरीज में से 5 में लेफ्टिनेंट गवर्नर रखे जाते हैं। जैसे कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आपने सुना होगा, है ना। कश्मीर को जब अब बांट दिया ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया है, तो आपने देखा होगा कृष्ण कुमार माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, अनिल बैजल साहब दिल्ली के हैं, आपने पढ़ा ही होगा ये सारा कुछ। तो ये सब आप देखेंगे तो ये कौन है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर। और मैंने कहा इन 8 में से 3, तो एक तो हो गया लक्षद्वीप, एक हो गया दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर रखे जाते हैं। और एक इसके अलावा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में भी एडमिनिस्ट्रेटर ही रखे जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, ये सब के सब IAS या IPS ऑफिसर्स ही होते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था दादर एंड नगर हवेली और जब दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर को चुना गया तो एक पॉलिटिशियन को बनाया गया था। ठीक है, और यहां देखिए, मतलब ये आप ध्यान रखिए कि एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया गया है, एक पॉलिटिशियन, एक राजनीतिक, वो IAS IPS नहीं है प्रफुल्ल पटेल साहब, वो एक राजनीतिज्ञ है ना, मतलब एक पॉलिटिशियंस हैं, वो भाजपा के पॉलिटिशियंस हैं, वो बात समझ में आ गई। तो उनको बनाया गया, तो पहले नॉन IAS IPS जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है यूनियन टेरिटरीज का, ये भी ध्यान रखिए, प्रफुल्ल पटेल है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दमन एंड दीव नगर एंड हवेली का कौन है, दादर नगर हवेली का पहला एडमिनिस्ट्रेटर कौन है जो नॉन IAS IPS है, तो प्रफुल्ल पटेल है। लक्षद्वीप के भी कौन है जो नॉन IAS IPS एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए डायरेक्ट ही, वो भी अपने प्रफुल्ल पटेल ही साहब, मतलब प्रफुल्ल पटेल जी अभी 2, अब तो वो एक हो गई, अब वो 2 चीजों को एक साथ देख रहे हैं, एक दमन एंड दीव दादर नगर हवेली उसके भी वही है, और दूसरे वो अपने लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर वही है। और वो पहले हैं जो IAS या IPS की कैटेगरी से नहीं आते हैं, एक पॉलिटिशियन है, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात दोस्तों। चलिए, तो ये अपन ने कुछ बात करी इनकी। अब इसमें मसला क्या है, अब आपको मैंने बताया कि 97% जो है इसमें लक्षद्वीप में वो मुस्लिम है। अब अगर 97% मुस्लिम है तो आपको मालूम है ना, मुस्लिम धर्म इजाजत नहीं देता शराब पीने की। ठीक है, वो शराब पीने की इजाजत नहीं, तो मतलब यहाँ पर शराब बैन है। और भारत सरकार ने यहाँ पर इसे बैन किया था, क्यों? क्योंकि वो मानव संसाधनों का विकास करना चाहती थी। ये बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने शराब पर बैन किया था। जब से प्रफुल्ल पटेल साहब आए एडमिनिस्ट्रेटर बने अभी 2020 में, तो उन्होंने बिल्कुल अपने रेगुलेशंस वहां पर थोप दिए हैं। उन्होंने अब शराब को जो है वो लागू कर दिया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जितनी 8 है हमारी, उनमें से सबसे छोटा है ये, इसका क्राइम रेट सबसे कम है। और यहां पर उन्होंने गुंडा एक्ट लागू कर दिया, जिसे अपन प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट कहते हैं, है ना, जो यहां पर लागू कर दिया गया है। भाई यहां पर क्राइम रेट सबसे कम है, तो यहां पर गुंडा एक्ट क्यों लागू किया? और दूसरी बात, यहां पर शराब बैन थी और शराब को बैन हटा दिया, मतलब अब यहां पर शराब बिकेगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा, और सोचिए अगर ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहां पर 97% मुस्लिम है जो कि मलयालम ही बोलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ना ये रहा। तो बनी बात है वो क्या खाते होंगे दोस्तों, ये लोग बनी बात है मांस मछली ये सब ज्यादा खाते हैं, तो मतलब उनका ये मुख्य भोजन है। तो आपने क्या किया, आप प्रफुल्ल पटेल जब आए तो उन्होंने बीफ यानी मांस पर जो है बैन कर दिया, है ना भाई। जो गायें थी उनको बेच दिया, दूध वगैरह की जो डेयरी थी वो बंद कर दी। पहली बात तो ध्यान सुन लीजिए कि दूध डेयरी वगैरह जो वहां पर मौजूद थी वो सिर्फ 100 लीटर 200 लीटर ही करती थी, और वहां की जो जनसंख्या है ना 2011 के सेंसस के हिसाब से वो 70,000 के आसपास है। मतलब 2011 में तो 64,000 आपको लिखी मिलेगी, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, 70,000 के आसपास होगी जनसंख्या, तो 100 लीटर में बनेगी नहीं बात। तो ठीक है, चलो दूध तो आपने मंगा लिया बाहर से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब वहां के लोगों की दिक्कत ये कि मांस बैन कर दिया आपने, मांस तो भैया मुख्य भोजन है हमारा। और फिर उन्होंने ये कह दिया कि भैया कि एनिमल के प्रिवेंशन एक्ट को हम देखते हुए वहां पे मांस को बैन कर रहे हैं। भाई मांस को बैन तब करते हैं जब वहां की कोई स्पीशीज लुप्त हो रही हो, वहां की कोई स्पीशीज ऐसी लुप्त नहीं हो रही है, एक नॉर्मल मछली है उसे खाते हैं वो। उनके आंगनबाड़ी स्कूलों के मेन्यू में मांस था, उसको भी बैन कर दिया, और कई सारे तो आंगनबाड़ी प्री स्कूल ही बंद कर दिए उन्होंने। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, तो इन लोग को यही दिक्कत है कि आप हमारे कल्चर से, अब इनका कल्चर है ना भैया ये सब, उनके खान पान से, उनकी संस्कृति से आप खिलवाड़ कर रहे हो। और दूसरी बात, आप बड़े बड़ी स्मार्ट सिटी, यहाँ पर बड़ी स्मार्ट सिटी की जरूरत है नहीं। देखिए ये सब चीजें शुरू कहाँ से होती हैं, हिंद महासागर, ये मालूम है ना, ये अरेबियन सागर, अरब सागर में पड़ता है ये आइलैंड, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। 32 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पूरा ये छेकता है ना। 36 आइलैंड है, नहीं है अब 35 हो गए हैं। मालदीव एक जो है, जो हिंद महासागर में आता है, मालदीव एक देश है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मालदीव देश ने क्या किया है, अपने पर्यटन से ही वो अपनी जीडीपी, मतलब उसकी जीडीपी की जो भी कमाई है मालदीव की, वो 27% वो पर्यटन से कमाता है। पर्यटन का मतलब है कि बाहर से लोग आते हैं। बाहर से लोग आए हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो देश है उसको इस तरह से विकसित किया, क्योंकि और कहीं से कुछ कमा नहीं सकते। तो लोग जो आते हैं उससे उनके पास डॉलर बढ़ते हैं, बाहर डॉलर, बनी बात है बाहर से लोग आएंगे तो डॉलर ही देंगे आपको। तो इसी की तर्ज पे हम क्या चाहते हैं कि इसको भी हम डेवलप करें।
लेकिन डेवलप होने नहीं पाया ये, ठीक है। अब भाई डेवलप करने में ध्यान सुनिए, इसके पास खुद अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब अच्छी कनेक्टिविटी होगी तभी तो लोग आएंगे। मालदीव की अच्छी कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट है, सब है, इसलिए लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ केरल से। और यही वजह है कि ध्यान रखिए, केरल में जो चीफ मिनिस्टर है वो विरोध भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनका भी तो धंधा चल रहा है ना इसी से। सबसे पहले कोच्चि आओगे आप, क्योंकि यहाँ जाने के लिए अगर बड़ा आदमी है, भाई डायरेक्ट कनेक्टिविटी है नहीं, तो पहले कहाँ जाना पड़ता है? केरल के कोच्चि में। और फिर कोच्चि से आप जाओगे अगाती पहुंचोगे, समझ गए? तो मतलब केरल का भी दाल पानी से चल रहा है। अब अगर इसको बेहतर कनेक्टिविटी दे देंगे तो इनका दाल पानी थोड़ा सा कम होगा ना। तो आप देखो, एक नजरिया मत पकड़ा करो कि सरकार हमेशा ही बुरी है, ठीक है। आप सरकार को भी सुनिए, लेकिन आप विपक्षियों को भी सुनिए, और फिर बहुत अच्छे से सुनिए। ये नहीं कि तुरंत ही आप पहुंच गए व्हाट्सएप पे विरोध करने पहुंच गए कि नहीं भाई ये बुरा वो बुरा, नहीं नहीं, पहले सुन लीजिए ढंग से कि क्या चीज चल रही है, किसका बिजनेस आड़े आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है ना। यहां पर दोस्तों आपको मालूम है कि कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, यूनियन टेरिटरी है ना, बस एक है मोहम्मद फैजल साहब पीपी, मोहम्मद फैजल पीपी, जो कि सीपीएम से आते हैं, उनकी पार्टी का नाम सीपीएम है। एक सांसद है इस पूरे के जिनका नाम है मोहम्मद फैजल, वो नाम याद रखेंगे, एकमात्र सांसद यहां से आते हैं, वो भी इस चीज के विरोध में है। विरोध क्यों हो रहा है दोस्तों? भाई आपने मास्क बैन कर दिया, आपने सब बैन कर दिया, वो चीज मास्क बैन कर दिया, आपने गुंडा एक्ट ला दिया, जबकि क्राइम रेट सबसे जीरो है, ठीक है। और आप शराब जो कि बंद था वो, और अब सुनो, अभी जब से प्रफुल्ल पटेल आए हैं यहां पर कोविड के एक भी मामले नहीं थे। एकमात्र ग्रीन जोन में आने वाला ये एरिया था यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है ना, एकमात्र है जो ग्रीन जोन में आता था। जब से प्रफुल्ल पटेल आए यहां पर 7,000 मामले हो गए। अब 70,000 लोगों में से 7,000 लोग अगर इन्फेक्टेड हैं कोविड-19 से, तो अब आप सोचेंगे तो सर ऐसा क्यों, प्रफुल्ल पटेल के आने से क्यों हुआ? क्योंकि होता क्या था कि यहां पर आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते थे। पहले कोरोना की जांच होती थी, कोरोना की जांच होने के बाद आपको 48 आवर्स रुकना पड़ता था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब उनको, जब से ये बने प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही आ जाओ। तो जब से ऐसा हुआ, अब ये भी हुआ, तो भैया यहां पर मौजूद बीमार लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए, है ना। और अब 7,000 लोग हो गए हैं। अब 70,000 में से 7,000 लोग अगर बीमार हैं कोविड से, तो आप समझ सकते हो क्या है। और उस बीच में ये सब कर लेना, और यही नहीं है, इन्होंने एक एक्ट और लेकर के आए हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या होगा दोस्तों कि भाई डेवलपमेंट करना है ना, तो डेवलपमेंट से क्या होगा, डेवलपमेंट करने के लिए जमीन चाहिए, तो इनकी जमीनें वो छीन सकते हैं, है ना। मास्क अगर कोई बेचता हुआ वहां मिल गया, तो अभी ये ड्राफ्ट है, अभी लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट बना हुआ है, लेकिन इस ड्राफ्ट के बनने पर इतना हल्ला हो रहा है, ठीक है। उसमें भाई मास्क बोला है कि अगर कोई मास्क बेचता हुआ पाया गया तो भाई हम उसको जो है जेल कर देंगे। और जेल भी इतनी नहीं है, 10 साल से 7 साल की है, मतलब मिनिमम 7 साल तो जेल होगी, 10 साल मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। और इसके बाद जुर्माना भी है कि 5 लाख से 1 लाख का, मिनिमम 1 लाख तो देना पड़ेगा और 5 लाख मैक्सिमम हो जाएगा, समझ गए। और जो गुंडा एक्ट मैंने आपको बताया था ना, उसमें क्या हो सकता है कि कोई इनकी सरकार का, भाई कोई भी आपत्तिजनक व्यक्ति, कोई भी ऐसा लगेगा कि जो कानून तोड़ सकता है या उसके खिलाफ हो सकता है, नीति के खिलाफ हो सकता है, तो उस बंदे को ये 1 साल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं, बिना कुछ बताए, बिना कुछ जांच उसके 1 साल तक उसको जेल में रखा जा सकता है। तो ये थोड़ी सी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अति हो रही है उस आइलैंड पे, उस यूनियन टेरिटरी पे, जिसमें सब कुछ हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। आपको मालूम है कोरल रीफ जो है 0.1% है पूरी दुनिया के, लेकिन सबके 25% हैबिटेड है, मतलब ये जो है पालन पोषण करती है मछलियों का। बात समझ में आ रही है ना। तो इतनी सारी चीजें यहां पर हो रही है दोस्तों, इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है, ठीक है। इसका विरोध जो है इनके, इसीलिए आपने देखा होगा नारे लग रहे हैं कि भैया जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको वापस करो, उनको वापस करो। अब हुआ क्या है दोस्तों, देखिए इनने क्या किया, इन्होंने आते ही सारी चीजें वहां पर लागू कर दी, मतलब बिल्कुल थोप दी, ऐसे डिस्कशन नहीं किया। आपने देखा होगा किसान आंदोलन अभी चला, तो उसमें भी जो एक्ट ला दिया गया था उसमें डिस्कशन हुआ नहीं, पहले एक्ट ला दिया तो फिर हल्ला मचने लगा, और आप बोल रहे हैं कि बातचीत करेंगे। सीएए जब आया है ना, आपने देखा होगा सिटीजन वाला, तो उसमें भी क्या हुआ दोस्तों, वो पहले लेकर के आ गए ड्राफ्ट और उसके बाद उसमें बहस सुनी होने लगी। तो होता क्या है कि इनका विरोध सिर्फ इसीलिए हो रहा है इस पार्टी का, क्योंकि ये क्या करते हैं, पहले एक्ट ले आते हैं, है ना, पहले ड्राफ्ट बना लेते हैं, ऐसा चीज हो जाती है, बहस या बातचीत बाद में हो रही है, इस वजह से ही थोड़ा सा विरोध का मामला है। अब इतनी जब बातचीत हुई तो अब बीजेपी वाले सारे पीछे हट गए, उन्होंने ये कहा है कि भैया नहीं नहीं बातचीत होगी, तो अब बातचीत होगी, है ना। तो बस दिक्कत इतनी सी कि पहले आप ले आते हो फिर बातचीत करते हो, पहले बातचीत कर लो फिर ड्राफ्ट कर लो, ठीक है। इस वजह से इनका बहुत विरोध हुआ है। तो होप सो दोस्तों आप समझ पाए होंगे, है ना। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आपने देखी ये एक न्यूज की कटिंग है ना, रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया लक्षद्वीप की, भाई वो जो है जो गवर्नमेंट है उनको रिसेंट करना चाहते हैं कि भाई नहीं ये नहीं चलेगा, है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया, लगभग 36 आइलैंड है और ये सब आपने देख ही लिया है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अब जैसे कि देखो 65,000 की है पूरी पॉपुलेशन है, ये देखो ये सुंदरता दिख रही है आपको, ये इस तरह की। अच्छा अब एक चीज ये है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर शराब को क्यों लागू किया। देखिए दोस्तों, जब भी कहीं पर
बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट, तो उनकी शराब तो भाई आपको मालूम ना मुख्य वो चीज़ है। जब वही नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो उनको चाहिए भैया अच्छी कनेक्टिविटी की, एयरपोर्ट अच्छा हो, वहाँ पे शराब अच्छी मिल जाए, है ना, माहौल अच्छा हो, सब अच्छा हो, है ना, ये इस तरह से। तो वहाँ के लोगों का विरोध है कि आप हमारी ज़मीन छीन करके सब काम करोगे अगर, तो कैसे काम चलेगा। बात समझ में आई, है ना, कि भाई आप हमें कभी भी दिन रात हटा दोगे ये करते हुए कि भाई दूसरे। तो अब इसमें एक समस्या और है कि जब विकास हो रहा है तो विकास आखिर होगा किसका, है ना। विकास क्या, ऐसा तो नहीं कि जो बड़े बड़े वहां पर जो लोग होटल खोलेंगे सिर्फ उनका तो विकास हो जाएगा, उनको तो हो जाएगा, लेकिन जो लोकल है उनका क्या होगा। तो ध्यान से रुकिए दोस्तों, इसमें ऐसे मत देखा करें कि बस कोई बड़ा सा ठेकेदार आया उसने बिल्डिंग खोल दी और उसको नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। वहां पे जो लोकल्स हैं जब भी ऐसा होता है तो उनको रिजर्वेशन देना होता है कि भैया इतनी नौकरियां हम आपको भी देंगे। तो इससे क्या होगा कि वहां पे रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है। और बनी बात है कि पर्यटन इतना सुंदर है, वो द्वीप इतना सुंदर है ना, कि मालदीव से उसे कंपेयर किया जाता है। मालदीव एक देश है लेकिन ये हमारा यूनियन टेरिटरी है जो उससे भी ज्यादा कमा सकता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ हनन नहीं होगा। अब ये देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें बातचीत होती है तब समझ में आता है, ठीक है। खैर अभी तो आगे पीछे का मामला है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, है ना। मैंने आपको बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज की भी बात करी, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो शेयर भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी इसमें अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके दोस्तों।